नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। सर सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए, आपका डेयरी फार्म का नाम क्या है, कहाँ पे है और ये आप कब से स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस सर? ओके, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरा नाम जयेश पटेल है। जयेश पटेल डेयरी फार्म, गुजरात, आनंद डिस्ट्रिक्ट, तालुका प्लेस बोरसर, जारोला गांव है। तो आप मेनली आप ये आनंद डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं और ये आपका डेयरी फार्म का नाम क्या है? जयेश पटेल डेयरी फार्म। जयेश पटेल डेयरी फार्म है। तो ये आपको सर बिजनेस स्टार्ट किए हुए कितना साल हो गया, कब से ये बिजनेस कर रहे हैं, इस लाइन में आप क्यों आए, इसके पीछे कारण क्या था सर? एक्चुअली मैं एक सर्वेयर हूँ और मैं पूरा देश घुमा हुआ हूँ। मैंने 15-16 साल जॉब की हुई है और उसके बाद मैं खेती करने के लिए घर पे आया था। तो खेती में मैंने 3-4 साल लगा दिए। वहाँ लेबर इश्यू, पानी, सुअर, नीलगाय सब प्रॉब्लम होते थे। तो ये साइड बिजनेस था ही था। तो उसी जगह पे मतलब खेती की जगह पे इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा कर दिया। तो मैं एक काम 15-16 साल से ये भी काम कर रहा हूँ। तो 6-7 साल जैसे हम लोग सब लोग नॉर्मल करते हैं वैसे ही हम डेयरी फार्म कर रहे थे। तो उससे फायदा क्या होता है, तो हम लोग दूध के ऊपर टारगेट रखते थे। जी जी। और वही सोचते हैं जो खराब गाय हुई है मैं बेच देता हूँ और उसमें थोड़ा पैसा डाल के नई गाय ले आता हूँ। तो रूटीन ट्रांजेक्शन चलता रहता था। लेकिन हमारे लिए कोई अच्छी गाय लेके खड़ा ही नहीं रहता था, वो खराब ही देता था। तो उसके बाद मैंने सोचा यार यही टेम्पो में घूमना, दलाल ढूंढना, गाय ढूंढना और बार बार चेंज करना और बार बार बोलते हैं कि ये बेच दी, उससे अच्छी तो पिछली वाली थी। तो अच्छी वाली कब आएगी वो सोच सोच के फिर ब्रीडिंग में हम चले गए। तो ब्रीडिंग पॉलिसी इसलिए करना पड़ा कि क्योंकि अच्छी गाय घर पे ही बनानी पड़ेगी। तो घर पे बनाने के लिए जो भी कोशिशें होती है, तो मैं पिछले 8-9 साल से यही कोशिश में चल रहा हूँ। तो ब्रीडिंग पॉलिसी करने के बाद खुद की जो हीपर है वो खुद की गाय बनती है। गाय बनने के बाद जो एहसास होता है वो हमारे एरिया में हमारा पानी पीती है, हमारा खाना खाती है और हमारा ही उसके साथ परिचय है। तो दूध देने के लिए जो उसका कॉन्फिडेंस है और जो हमारी सोच है, दोनों आपस में मिलती जुलती रहती है। तो ये आपका आपसी संबंध बन रहा है, बढ़िया। मतलब बिल्कुल जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो भी गाय लाएंगे, कहीं से भी गाय लाएंगे, तो हम सोचेंगे सबसे ज्यादा पैसा दे दिया, अच्छी गाय घर पे आ गई। तो अच्छी गाय का मतलब होता क्या है, उसके लिए हमने जो दाम दिया वो भी अच्छा ही दाम दे के लिया है। लेकिन यहाँ आके जो पानी का ट्रांजेक्शन होता है, पानी में टीडीएस ज्यादा रहता है। तो हमने पंजाब से गाय खरीद ली। जी सर। पंजाब में 8 महीना ठंडी चलती है। जी सर। और यहाँ हमारे यहाँ 4-4 महीने का रूटीन रहता है। बिल्कुल सर। तो 4 महीने और 8 महीने में जो ठंडी में रहने वाला एनिमल यहाँ आएगा और वो नदी का पानी पीती है तो पानी हल्का रहता है। बिल्कुल। हमारा पानी हार्ड है तो टीडीएस ज्यादा है तो पानी जल्दी हजम नहीं होता है। जी सर। उसकी वजह से दिन प्रतिदिन वो कम खाना खाती है और जैसे ही धीरे धीरे कम खाना खाएगी वैसे ही बॉडी वेट कम हो जाएगा। उसके साथ में धीरे धीरे प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। हम लोग सोच रहे ठीक है अभी बियाई हुए 2-3 महीना हो गया है तो दूध कम होना तय है। लेकिन हम वो नहीं सोचते कि पानी खराब पी रही है, उसकी वजह से धीरे धीरे खाना कम हो गया, बॉडी वेट कम हो गया तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया। ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया और बॉडी वेट कम हो गया तो हीट वे जो आता है, हीट प्रोसेसिंग जो होता है, जो पीक में आती है वो ठीक से नहीं आती है और सिम्टम ठीक रहता नहीं है। तो सिलेक्ट टाइम सेट नहीं होता है और उसकी वजह से बार बार रिपीट होती है तो ड्राई पीरियड बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट लेट होती है तो दूध कम आता है। बिल्कुल। और साथ में प्रेग्नेंट लेट बहुत सारी गाय हो जाती है तो हमारा फार्म नेचुरली बंद होने के तगार पे आ जाता है। बिल्कुल सर। तो हम 5-6 गाय साथ में बेच के नई गाय लाने की कोशिश करते हैं। यही पूरी जिंदगी करते रहेंगे। उससे अच्छा है आप बछड़ी उछेर करो, बुल सिलेक्शन करो, ब्रीडिंग करो। मान लो आपके पास 10 गाय है, 10 में एक ही बुल का बिद्दान करो, उसकी जो हीपर आती है उसमें आप नया बुल एडजस्ट करो। बिल्कुल। उसकी जो हीपर आती है उसका नया बुल एडजस्ट करो। दर पेड़ी बदलती जाएगी तो अपने आप दूध बढ़ेगा। उसी एनिमल, इतने ही एनिमल में दूध बढ़ेगा। यंग जनरेशन घर पे एक्टिविटी होगी तो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेंटेनेंस नहीं आएगा और अपने आप गाय ऑटोमेटिक ज्यादा दूध देने वाली घर पे ही बनती जाएगी। तो सर बेसिकली आपने अभी बताया कि इनको भौगोलिक स्तर पे भी इनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे एनवायरमेंटली आप जैसे आप बता रहे थे पंजाब से आप लेके आते हो गायों को और उनको बड़ौदा के एनवायरनमेंट में सूट होने में टाइम लगता है, वो सूट भी नहीं होती और उनमें ज़्यादातर वो हीटिंग की भी प्रॉब्लम आती है। अपन सोचते हैं कि 3-4 महीना हो गया, कुछ गाय के अंदर गड़बड़ हो गई है, पेट में उसके पंचन तंत्र में कुछ गड़बड़ हो गई है, पर जो इसके पीछे हिस्ट्री खोजने की कोशिश करें तो आपने अभी सही आंसर इसका बताया कि एक तो उनका पानी की समस्या रहती है और भी एनवायरमेंटल
इश्यूज़ रहते हैं, उस पे क्या है कि जो डेयरी फार्मर्स होते हैं, किसान भाई होते हैं, उनको इतना पता नहीं लगता। तो आपको ये इश्यू सर, आपने इस पे काफ़ी रिसर्च की है, मेरे को लग रहा है काफ़ी एक्सपीरियंस लग रही हो, आपको कैसे पता लगा इसके बारे में सर? ये पता लगाने के लिए खुद को आत्ममंथन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम सालों से बिजनेस कर रहे हैं तो बार बार वही प्रॉब्लम बोलेंगे। जब भी रिपीट होती है तो जो एआई करने वाला है उसके ऊपर डोल देते हैं। बिल्कुल, ये ठीक से एआई नहीं करता है और गाय प्रेग्नेंट नहीं होती है। बिल्कुल। लेकिन गलती तो हमारी होती है, हम लोग उसमें ध्यान ही नहीं देते। पानी कितना टेम्परेचर का होना चाहिए, वो बंदा आके खड़ा हुआ तो टेम्परेचर चेक करो, अच्छा पानी दो, उसमें जो स्ट्रो डालते हो 1 मिनट के लिए छोड़ दो, शुक्राणु एक्टिव होने चाहिए, हमारा सिम्टोन अच्छा होना चाहिए, उसके साथ में जो फूड होता है वो समतोल आहार होना चाहिए और खाना भी अच्छा होगा तो बॉडी रिस्पांस भी अच्छा होगा, और बॉडी रिस्पांस अच्छा होगा तो एक ही बार टीका लगाने से वो जल्दी प्रेग्नेंट होती है। तो सर मेनली आपके एक बार टीका लगाने में सक्सेस हो रहा है यहाँ पे? एक या दो लास्ट मैक्सिमम। तो सर ये क्या आप डाइट पे आप पूरा एकदम डाइट इनका प्लान करते हो कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, डाइट प्लान ठीक से करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या प्रतिक्रिया औरों से क्या अलग कर रहे हो कि आपको इतना सक्सेस मिल रहा है सर? और बाकी अलग का मतलब वही होता है जो हम लोग पूरे दिन क्या करते हैं। हम हरा देते तो कौन सा देते हैं, हरे में प्रोटीन कितना है, हम हरा दे रहे हैं तो पाच्य प्रोटीन कितना है, उसके बाद हम जो दाना दे रहे हैं तो हमारी जो स्ट्रक्चर एवरेज है पर एनिमल का, उसके हिसाब से हम दाना दे रहे कि नहीं दे रहे मतलब एनर्जी कितनी है, प्रोटीन कितना है, ऑयल कितना है, वो भी देखना पड़ेगा। जी सर। तो सर बेसिकली आपको 18 साल के से ज़्यादा हो गया इस काम को करते हुए सर, तो आपको इसका इंटरेस्ट कैसे लगा? बिजनेस भी कर रहे हो, रिसर्च भी किया आपने, तो गाय के प्रति इतना प्यार कैसे जग गए? अच्छा नहीं, गाय के प्रति मतलब एक ऐसा बिजनेस है कि आपको 50,000 की 60,000 की एक एनिमल ले आओ, बिल्कुल, सुबह आपको ब्याज भी देगी और मुनाफा भी देगी, दोनों काम हो उससे अच्छा तो कोई बिजनेस ही नहीं है। उससे अच्छा तो नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग तरीका अलग कर रहे हैं, सोच अलग रहे तो प्रॉफिट में नहीं आएगा। लेकिन हम प्रॉफिट के हिसाब से सोचेंगे, जितना इन्वॉल्व खुद होंगे बिजनेस में उतना इंटरेस्ट और बढ़ेगा, उतना प्रॉफिट और बढ़ेगा। हम लेबर रखेंगे और बोलेंगे हाँ ठीक ठाक चल रहा है, तो हमारे यहाँ जो लेबर आता है वो कभी पढ़ा लिखा नहीं रहता है, उसको नॉलेज होता तो वो खुद की गाय लेके घर पे नहीं रखता। बिल्कुल सर, रखता है ना, तो वो नहीं रखता। और हमारे यहाँ जॉब करता है उसका मतलब उसके लिए उसका नॉलेज ही नहीं है, उसके पास स्किल सेट नहीं है। हाँ, तो हम इतने लाखों रुपया खर्चा करके इन्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं बंदा कर रहा है तो ठीक ठाक कर रहा है, तो कैसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है सर। तो सर मेनली अगर इस बिज़नेस के बारे में बात करें तो इसको भी एज ए अपन को बिजनेस के तौर पे लेना चाहिए, उसका भी मैनेजमेंट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप देखो हमारे घर में जो हमारा घर का स्ट्रक्चर अभी हम नया बना रहे हैं, पुरानी पीढ़ी से हम लोग अभी नया बना रहे हैं। बिल्कुल सर। तो हमारे घर में भी हम सब लोग सोचते हैं बेडरूम अच्छा होना चाहिए, किचन अच्छा होना चाहिए, गेस्ट रूम अच्छा होना चाहिए। सेम इसी प्रकार का इसमें होता है। जो एनिमल होते हैं उसके बच्चे के लिए छोटे, आंगनवाड़ी के लिए छोटे रूम होने चाहिए, उसके बाद बड़े होते हैं उसके लिए होने चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप डेवलपिंग करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसके हिसाब से पार्ट बनाना पड़ेगा, पार्ट के हिसाब से फीडिंग करना पड़ेगा और फीडिंग के हिसाब से उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जी सर। और सर इनके बारे में बताइए कि आपको कैसे आपने शुरुआत की एक गाय से, की अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताइए कि पहले कोई भी बिजनेस करते कठिनाइयाँ आती है, आपको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, फिर इतना बड़ा जाके आपको जो आज ये आपको मुकाम हासिल हुआ है, इसके पीछे जो स्ट्रगल स्टोरी है उसके बारे में थोड़ी बहुत आप थोड़ी। स्ट्रगल स्टोरी का मतलब वही है, हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग हमारी जो संस्कृति है ना, तो हम एक प्रकार का मतलब एक ही बिजनेस नहीं करते। जी सर। हम एक बंदा होते और चार बिजनेस में मैनेजमेंट करने की कोशिश करते। बिल्कुल सर। उसमें सफल कभी नहीं होंगे। एक ही बिजनेस में सोचना पड़ेगा, उसी के बारे में डेवलपिंग में सोचना पड़ेगा और उसी दिन में मतलब वही जो बिजनेस कर रहे हैं वो सिंगल होना चाहिए। और सिंगल का मतलब वही है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब प्रॉफिट बढ़ेगा। हम प्रॉफिट की तगार पे आते हैं और उसी टाइम में हम छोड़ देते हैं और दूसरा बिजनेस पकड़ लेते हैं। एक तो क्या है कि आज की यंग जनरेशन में सर एक तो पेशेंस की कमी है, पेशेंस वो बहुत जल्दी खो देते हैं। वो कह रहे हैं कि इस बिज़नेस में क्या है, जैसे आपने बताया कि आपने काफ़ी पेशेंस रख के, काफ़ी इसमें डेडिकेशन देके, हार्ड वर्क करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हो। तो शुरुआत की थोड़ी बहुत बताइए सर, कितनी गायों से आपने स्टार्ट किया था, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते गए, फिर आज ये मुकाम तक आप में पहुँचे हैं। तो जब मेरा खेती में इंटरेस्ट हुआ था तब मेरे घर पे 3-4 तो एनिमल था ही था। जी सर। लेकिन जैसे जैसे खेती में दिक्कत होने लगी वैसे वैसे मैंने सोचा कि भाई चलो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो 10 गाय का तय कर दिया और आज भी मैं 10 ही रखता हूँ। लेकिन उस टाइम में जैसे हम लोग सोच रहे कहाँ पे अच्छी गाय मिलती है, कहाँ पे अच्छी मिलती है, तो मैंने हमारे देश का एक भी कोना नहीं छोड़ा है। वो हर जगह से गाय लाके टेस्ट कर लिया है।
तो उसी टेस्ट में मालूम पड़ गया भाई घर पे गाय बनाओ तो अच्छी बनेगी, नहीं तो बाहर से कहीं से भी लाएंगे टेस्ट बेकार मिलेगा। टेस्ट बेकार ही मिलेगा। अच्छा सर। तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा हमको ये बिजनेस के बारे में सोचना है तो हमारे एरिया के हिसाब से मैक्सिमम 100 किलोमीटर के अंदर उसी दायरे में गाय ढूंढनी पड़ेगी। अच्छी गाय का मतलब वही होता है कि उसके घर पे दूध निकाल के 3 टाइम लेके ले आओ, 3 टाइम दूध निकालो, 2 टाइम दूध निकालो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। घर पे लाएंगे तो उसमें तय होगा कि भाई मैं 10 लीटर की गाय घर पे लाया था तो 12 लीटर दूध निकाला तो देने वाले से मैंने अच्छा काम किया तो 2 लीटर दूध बढ़ा है। और अच्छा काम नहीं किया तो उसके यहाँ 10 निकाल रही और मेरे यहाँ 8 निकाल रही तो क्वेश्चन होगा और उसी का क्वेश्चन से दिमाग में चलेगा उसके यहाँ 10 निकाल रही तो मेरे यहाँ क्यों नहीं निकाल रही। सही बात है सर। तो नॉलेज बढ़ेगा उससे। और सर आज के टाइम में एक युवा नया ट्रेंड चल रहा है, एक कि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो लोग क्या करते हैं कि वीडियो बना के यूट्यूब पे चढ़ाते हैं कि ये गाय इतना लीटर दूध दे रही है, ये गाय इतना लीटर दूध दे रही है। इससे क्या हो कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, कर्नाटका साइड के हो गए, वो क्या करते हैं ऑनलाइन ऑर्डर देके उनको बुक करवाते हैं। फिर वो जब गाय उनके घर पे पहुंचती है तो जो उन्होंने वीडियो में देखा वो अलग थी, जो वहाँ पहुँची वो अलग थी। उसके बाद क्या कि जैसे बड़ौदा है तो बड़ौदा का पूरे एरिया का नाम खराब हो जाता है कि वहाँ की तो ना मतलब जो ब्रीडिंग वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके पास अच्छी गाय नहीं है। तो आपका इसके प्रति क्या कहना है, कैसे गाय को खरीदना चाहिए, किन किन चीज़ों को देखनी चाहिए गाय के प्रति, फिर उसको बाद लास्ट में संतुष्ट होकर गाय को लेना चाहिए सर? देखिए आपने ऑनलाइन की बात तो कर दी। ऑनलाइन का मतलब होता है डायरेक्ट तो देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। जो भी दिखा रहा है वो अच्छा ही दिखा रहा है। हाँ। तो अच्छा देख के तो हम लोग घर पे ही खोखा मंगाएंगे तो खोखा तो बॉक्स बड़ा दिखेगा लेकिन अंदर तो हवा ही होगी ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो खुद तय करना पड़ेगा। हम बिजनेस कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं तो खुद देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ऑनलाइन का मतलब है आजकल का जमाने का वो एक फैशन टाइप का हो गया। बिल्कुल सर। यूट्यूब देख के ये बिजनेस भी नहीं चल सकता। सही। यूट्यूब में देखना जरूरी होता है, थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, कुछ अलग हो रहा है। लेकिन उसका ट्राई करने से पहले सोचना पड़ेगा। पूरे यूनिट में सोचने की जरूरत नहीं है। आप 1-2 गाय में ट्राई करो, उसमें कुछ चेंज लगता है, आपको दिखता है हाँ कुछ अच्छा है तो पूरे यूनिट में करो, नहीं तो बुरे फंस जाओगे। जो चल रहा है ना वो भी बंद हो जाएगा। वो भी बंद हो जाएगा। सही बात है। तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, देखना जरूरी है। कुछ चल रहा है तो क्या चल रहा है वो देखो, अच्छी बात है, लेकिन उतना जाना भी जरूरी नहीं है। जी सर, सही बात है सर, आपने बहुत अच्छे पॉइंट रखे सर। और सर आपने अपनी डेयरी फार्म में लास्ट टाइम कब आपने बाहर की गाय खरीदी थी, थोड़ा इसके बारे में? मेरी बात करूंगा तो मैं 8 साल से तो मैं गाय खरीदता ही नहीं हूँ, मैंने बंद कर दिया। बिल्कुल बंद कर दिया। और मेरे यहाँ अभी 3rd जनरेशन का जो बच्चा होता है वो एक्टिव हो गया है। मतलब गाय में से बछड़ी, बछड़ी में से बछड़ी और बछड़ी में से बछड़ी आ गई, तीसरी पीढ़ी चालू हो गई है। तो मेरी खुद की गाय बनती है और खुद की जो आगे की माँ उसकी रहती है वो मैं सेल कर देता हूँ। तो मेरे यहाँ कभी गाय की कमी ही नहीं रहती है। तो अभी लाना बंद कर दिया है मैंने। बिल्कुल। और आप संतुष्ट हो? कैसा चल रहा है बिजनेस सर? बिजनेस की बात करेंगे तो अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका ट्रेस अभी हमारे ऊपर है, उतना ही हमारे यहाँ एनिमल पे है। तो मैं आप 3 साल की बात करूंगा, 3 साल पहले मैं जितना दूध निकाल रहा था साल का, उसमें डेफिनेटली अभी 3 साल से थोड़ा कमी आया है। थोड़ा मतलब थोड़े का मतलब प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, उसकी जगह पे थोड़ा डाउन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो 6-7 महीना गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। समर में ज्यादा गर्मी हो जाती है, पीछे विंटर में भी वही रहता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, अच्छी तरह बारिश नहीं होती है। कंटिन्यू बारिश होती है तो अच्छा है, लेकिन वो बार बार चेंज करता रहता है और क्लाइमेट गर्म हो जाता है तो एनिमल में ट्रेस बढ़ जाता है। तो थोड़ा उसी वजह से बॉडी वेट में वीकनेस आ जाती है और उसकी वजह से जब बियान मतलब जब दूध देना चालू करती है, बियाती है, तो जितना दूध आना चाहिए हमारी जो कोशिश है उसमें हम डेफिनेट कम हो जाते हैं। तो सब लोग जो बोल रहे हैं इतना निकाल रहे, इतना निकाल रही है, तो मुझे बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ मेरे एरिया का तो दूध बढ़ने की जगह पे अभी 3 साल से थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। कम होता जा रहा है दिनों दिन। तो इसका आपने अल्टरनेट सॉल्यूशन भी निकालने की कोशिश की होगी? बिल्कुल। अभी जो मैं मतलब उसका सॉल्यूशन है अच्छा चारा। तो चारा ऐसा बनाना पड़ेगा जो सॉफ्ट है, चारा ऐसा बनाना पड़ेगा उसमें प्रोटीन ज्यादा है, तो उसकी वजह से ज्यादा ट्रेस में वो चारा कम खाएगी और साथ में थोड़ा सूखा खाएगा तो डाइजेस्ट सिस्टम उसकी अच्छी रहेगी। सबसे आसान रास्ता वही है, क्योंकि हम लोग डाइजेस्ट पे ध्यान ही नहीं देते। हम लोग सोचते हैं सूखा खाने के लिए पैदा हुई है, तो सूखे के लिए नहीं हुई है, हरे के लिए। हम लोग जब बनाई गाय या कुदरत ने बनाई तो हरा ही खाती थी, हमने घर पे लाके खड़ी कर दी है। सही। तो हम सूखा खिलाएंगे तो डाइजेस्ट सिस्टम थोड़ा वीक रहता है। बिल्कुल सर। तो अच्छा चारा का मतलब है सॉफ्ट होना चाहिए और जल्दी डाइजेस्ट होना चाहिए।
तो ऐसा चारा सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसी में अच्छा राशन बना के बैलेंस फूड बनाना पड़ेगा। तो अच्छा खाना देने से कम खाने में डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहेगा। तो जो दिक्कत आ रही है उसमें डेफिनेटली कमी आएगी और हमारा जो टारगेट है वो अचीव कर सकेंगे। मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि जो आपका, आप क्या सर साल दर साल अपना टारगेट निश्चित करते हो कि मेरे को इस टारगेट तक पहुंचना है? बिल्कुल करना पड़ेगा। जैसे जैसे दिक्कत बढ़ती है उसी दिशा में आगे की कोशिश करनी पड़ेगी। आगे के बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ गलत हूँ तो उसको चेंज करना पड़ेगा। जी सर। तो चारे के बारे में भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने वीडियो में बताया था सुपर नेपियर बुलेट चारा, वो चारा अच्छा ही है लेकिन हाइट 20 फीट होती है तो हार्डनेस बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाती है, खाना कम खाती है और वैसे भी कम खाती है गर्मी में। तो दोनों तरफ दिक्कत रहती है ना। तो उससे निकलने के लिए अभी जो बरसीम होता है तो हमारे यहाँ 3 महीना होता है, तो उसकी जगह पे अभी नया चारा लाया हूँ। दूसरा सर क्वेश्चन आपसे पूछूं तो बड़े बड़े जो आज की टाइम में ये जो डेयरी फार्म है घाटे की ओर जा रही है। क्या है कि एक तो मैनेजमेंट में फेल हो रहे हैं लोग। एक क्या कर रहे हैं, 100 गाय 200 गाय एक साथ इकट्ठा, भेड़ बकरियों की तरह उनको एक साथ इकट्ठा करके फिर क्या होता है कि 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए वो डूब रहे हैं, फिर उनको घाटे का सौदा हो रहा है। तो इसके प्रति आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो, आपका काफ़ी नाम चल रहा है आनंद साइड में और आपकी ब्रीडिंग के ऊपर आपने कमाल कर रखा है। आपने गवर्नमेंट ने भी आपको काफ़ी सम्मान दिया है इन चीज़ों के बारे में। तो आपकी क्या राय है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कैसे, क्योंकि जो डेयरी फार्मर है उनको घाटे से बचने के लिए किन किन चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है सर? नहीं ऐसा है ना, 100 गाय वाला 200 गाय वाला 500 गाय वाला वो गलत तो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर रहा है। ये बात सही, ग्राउंड लेवल पैसा ही इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ। तो पैसे के बाद जो भी एसेसरी लगती है, मैनेजर आता है, उसके नीचे स्टाफ आता है, उसके नीचे स्टाफ आता है, तो लोकल जो मैनेजमेंट रहता है वो कभी तय नहीं रहता है और सबसे ज्यादा लोकल मैनेजमेंट को ही काम करना पड़ता है। तो वो लोग ठीक से काम नहीं करते तो उसके ऊपर वाले जो सुपरवाइजर रहते हैं तो उसको प्रेशर करेंगे तो वो बंदे भाग जाएंगे, तो फिर नया लाना पड़ेगा। तो बार बार चेंज होता है तो बार बार सबको समझाना पड़ता है, तो उसी में ही टाइम निकल जाता है। तो एनिमल के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो कभी खत्म ही नहीं होती है। तो खत्म नहीं होती है तो जो मैनेजमेंट होता है, तो जैसे ही स्टाफ चेंज होता है उस हिसाब से पूरी डिजाइन चेंज होती है। तो डिजाइन चेंज होने से एनिमल की जो रिक्वायरमेंट है वो कभी खत्म नहीं होती है ना। बिल्कुल सही बात है। तो खत्म नहीं होती है तो बॉडी स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट और टर्नओवर दिखता है। एनिमल के हिसाब से टर्नओवर दिखता है लेकिन पर गाय का जो प्रॉफिट होना चाहिए ना वो नहीं दिखेगा। बिल्कुल नहीं दिखेगा। और धीरे धीरे होता क्या है, आने का पैसा और जाने का पैसा जब मैचअप करेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे तो मालूम पड़ेगा तो ये घाटे में जा रहा है, तो वो बंद हो जाता है। तो सर एक मैंने आपसे पहले भी जब मैं यहाँ पहुँचा तो आपसे पूछा था कि आपके यहाँ कितने लेबर काम कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या था सर? मेरे यहाँ लेबर ही नहीं है। आपके लेबर ही नहीं है? मैं ये सोच के बहुत मेरे को आश्चर्य हुआ कि सर एक भी लेबर नहीं है। ऐसा क्यों सर, आपने एक भी लेबर क्यों नहीं रखा है? लेबर रखा है मैंने। हाँ। लेकिन मैंने प्लानिंग ऐसा किया है। हाँ। तो मेरे यहाँ जो लेबर आता है, जो हेल्प करने के लिए आता है, 1 घंटे के लिए आता है सुबह और शाम को, तो वो पार्ट टाइम जॉब करता है मेरे यहाँ। तो उसको मैं पेमेंट नहीं देता हूँ, दोनों टाइम चाय पीने के लिए दूध देता हूँ 1-1 लीटर। तो उसके घर के लिए जो दूध की रिक्वायरमेंट होती है वो खत्म हो जाती है और मेरी रिक्वायरमेंट जो होती है वो मेरे लिए खत्म हो जाती है। तो दोनों का काम चलता है। और एक सर मैं बहुत, ये आपका क्वेश्चन का और जो आपने आंसर दिया उसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आपने कहा कि मैं ग्राउंड लेवल से इस चीज़ से जुड़ा हूँ। जब तक मैं खुद इस चीज़ में नहीं जाऊँगा तब तक मेरे को नहीं पता लगेगा कि मैं बिज़नेस किस हालत में है, कहाँ पहुँचा है। तो आपने बताया कि मैं धरातल से, मेरा परिवार और आप इस जो बिज़नेस आप कर रहे हो इसमें आप खुद अपने हाथों से जो भी काम कर रहे हो वो कर रहे हो, और इस तभी आप इतना बड़ा सक्सेस हो पा रहे हो। और बाकियों को भी ये मतलब नॉलेज में लेना चाहिए कि उनको भी धरातल से इन चीज़ों पे जुड़ना पड़ेगा, तभी उनको पता लगेगा कि गाय किस प्रकार की रहती है, कैसे रहती है, क्या क्या खाना खाती है, क्या दाना खाती है। ऐसा ही है ना सर? कुछ दाना खाने की बात तो ये जो जुगाड़ करेंगे ये तो सब खाएगी, क्योंकि हम जो भी डालेंगे वो सब खाएगी। जी सर। लेकिन उसके लिए उसके पेट में जाने के बाद कितने घंटे में वो प्रोसेसिंग में आने वाला रेडी रहता है उसका डाइट बनाना पड़ेगा। जी सर। और हम लोग जो भी दाना दे रहे हैं, जैसे हमारी बात करेंगे तो गेहूं खाएंगे तो थोड़ा हार्ड नहीं होगा। बिल्कुल सर। लेकिन उसी से मैदा बनता है तो वो हार्ड होगा। तो है तो गेहूं ही। बिल्कुल सर। लेकिन वो बोलेंगे मैदा। हाँ जी सर। तो हमारे पेट में वो जल्दी हजम नहीं होता है। बिल्कुल सर। उसी तरह हम लोग इस एनिमल को जो भी दे रहे तो उसमें सोचना पड़ेगा कि मैं जो दे रहा हूँ तो पेट में जाने के बाद कितने घंटे में वो जुगाड़ होने के लिए रेडी होता है। वहां तक की हम सोच नहीं रखेंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे सर। और सर लास्ट में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपका इंट्रो मैंने ले लिया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या आपने कैसे शुरुआत की इसकी,
आज की टाइम युवा पीढ़ी क्या है कि सर उनका भी रुझान हो रहा है कि कुछ नया करे ज़िंदगी में, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बाहर से पढ़ के आ रहा है, कुछ डेयरी सेटअप कर रहा है, तो उनको किस लोकेशन पे सेटअप करनी चाहिए डेयरी, किन किन बारियों के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए, कैसी गाय उनको खरीदनी चाहिए, किस टाइप का उनको डेयरी सेट बनाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली आप बताइए, जिससे क्या है कि युवाओं को आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो काम आ सके और वो एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म खोल सके सर। डेयरी फार्म के लिए जो भी बंदा रेडी होता है दिल से, दिमाग से, उसको तो पहले मैं वही बोलूंगा, सबकी सोच बराबर है, लेकिन खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। 2 महीने के लिए किसी का भी फार्म ढूंढना पड़ेगा। उसके यहाँ सुबह शाम मतलब 24 घंटे नहीं जा सकते हैं, तो एटलीस्ट पूरे दिन के लिए रुकना पड़ेगा, और वो भी 2 महीने तक कंटिन्यू। जी सर। तो पहले दिन हम जहाँ भी गए उसी टाइम का पूरा रिकॉर्ड देखो, 2 महीने के बाद उसी फार्म का दोबारा रिकॉर्ड चेक करो। तो पहले बार जब गए तो पहली जो गाय थी सबसे ज्यादा दूध देने वाली, उसकी कैसी कंडीशन थी, और लास्ट में 2 महीने के बाद उसी गाय को फिर से चेक करो, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि 2 महीने में इतना अंतर होता है, तो मैं बिजनेस करूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और इससे अच्छा क्या कर सकता हूं मैं, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। जी सर। तो ये कुछ बारीकी आपने टिप्स बताए हैं, अगर इनको युवा अपने ध्यान में मद्देनजर रखेंगे तो वो जरूर सक्सेसफुल होंगे और वो जो अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो जरूर करेंगे। तो चारा आप खिलाते हैं? सरगम जुआर है। हाँ, सरगम जुआर। ये 5 साल होती है और ये पतली होती है, तो उसका डाइजेस्ट चार्ट अच्छा होता है, और 5 साल तक चलती है, और उसमें 8% के आसपास शुगर है, और ये एक बार काटने के बाद दोबारा फुल अवस्था में लाने की जरूरत नहीं रहती है, तो ये अच्छी जुआर है। तो इसमें सर ये मशीन कैसे चलती है, एक बार एक थोड़ा सा डेमो करके दिखा देंगे आप? ये सर क्या हो रहा है? स्टार्टिंग हो जाता है और इससे बारीक टुकड़ा हो जाता है, फिर एनिमल के लिए खाने में अच्छा यूज होता है, वेस्टेज नहीं निकले है। तो उनको आप सामने देख सकते हैं कि कैसे घास को काट रहे हैं और कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सामने है इसका चारा कटने का मशीन है, और ये दिख सकता है तो ड्राइवर तरीके से मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे सर आप दोनों टाइम का खाना बना लेते हैं गाय के लिए? बिल्कुल बनता है। कितना दाना खिलाते हो सर दिन में आप? ये दाना तो 5 लीटर के हिसाब से जाएगा, चारा ओपन लिए, और एक टाइम में 20 किलो के आसपास चारा चलता है, दोनों टाइम मिला के 40-45 किलो चारा चलता है। और इसके अलावा और क्या खिलाते हो आप, ऐसा कौन सा? फीड फैक्ट्री खुद की है, दाना हम खुद बनाते हैं। तो ये जो मटेरियल दिखता है, ये जो दिखता है वो चारा मतलब दाना पीसने की मशीन है। हम 1 घंटे में 250 से 300 किलो इसमें पीस सकते हैं। इसमें क्या क्या? उसमें मक्का पीस सकते हैं, और कॉटन सीड पीस सकते हैं, कोई भी मटेरियल पीस सकते हैं। और मैं जो गोबर सूखा कर रहा हूँ ना, उसका पाउडर भी इसी से ही बनाता हूँ। तो इसमें जाली चेंज करनी पड़ती है, तो पाउडर भी इससे ही बनता है। जाली लाओ। हाँ सर, ये मैं देख रहा हूँ आपका। नहीं, हाँ सर, ये सामने जो मैं देख रहा हूँ इतना पाउडर आपका दाना वाने का सिस्टम है, और ये आपने जो बताया मशीन बताई आपने, ये मशीन क्या काम की है, कैसे इस्तेमाल करती है इसके ये लिए? पूरा मटेरियल जो भी मटेरियल है, हाँ। उसको ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग घंटे में 250 से 300 किलो वेट निकाल देती है। जी सर। उसमें आप कॉटन सीड ले लो, मक्का ले लो, गोबर ले लो, कुछ भी ड्राई पाउडर बना सकते हो। उसमें जाली चेंज करनी पड़ती है और वो अपने आप काम कर लेती है। और ये दाने वाने का आप बता रहे थे, क्या दाना खिलाते हो? दाने का तो पूरा एक फॉर्मूला होता है 100 kg का, तो अलग अलग तरीका रहता है, जैसे मक्का है, सोया है, कॉटन सीड है, रेप सीड है, गेहूं का भूसा है, चॉकर है, कैल्साइड पाउडर है, मिनरल है, नमक है, मोलासिस है, बिल्कुल सर। और मीठा सोडा है, वो 100 kg का और ये है। पाउडर बता रहे थे और आप ये जो दुपत्ती का जो पाउडर मैं बोल रहा था, ये पाउडर है, तो ये दुपत्ती का पाउडर है। ये 25 रुपए kg सप्लाई होता है। 25 रुपए kg के हिसाब से होता है। बिल्कुल। तो ये इस मशीन से ग्रेडिंग करके आप इसको अलग करते हो सर? बिल्कुल। ये मोलासिस का बैरल है। हाँ, ये क्या काम करता है? सामने आप देख सकते हैं कि ये इसको ग्रेडिंग सिस्टम मशीन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इसमें ये सामने है दाना वाना डालने का सिस्टम है, इसमें ये सब कुछ है।
10 गाय के लिए कितना दिन का बनाते हो, उसमें कितना मक्का डालते 100 किलो बनाता हूँ रोज का मैं। उसमें 35 किलो मक्का रहता है, 17 सोया डीओसी रहता है, 12 किलो अरहर चूनी रहती है, 12 किलो कॉटन सीड रहता है, 11 किलो गेहूँ का भूसा रहता है, 6 केजी सरसों की खली रहती है, 3 किलो कैल्साइड पाउडर, 1 किलो नमक, 2 किलो मिनरल और 150 ग्राम मीठा सोडा। तो इन सब को मिक्स करना पड़ेगा, मिक्स करके ऑन एवरेज अगर निकाले 1 लीटर के पीछे 300 ग्राम देना है। वो समझ गया। कॉस्ट की बात करें तो ऑन एवरेज पर डे के हिसाब मेरे यहाँ भी 22-23 रुपीस में पर केजी बनता है, 22-23 पर केजी के हिसाब से। बिल्कुल। और ओवरऑल खर्चा देके कि आपका फूडिंग के ऊपर पूरा टेंट सीड लाइट बिल पर डे के हिसाब से कितना आपको कॉस्ट आता होगा? दाने का ना, दाने का ओवरऑल पूरा आपका यूनिट का, यूनिट का पूरा यूनिट का। तो हम लोग ऐसे आप जो बोल रहे हो तो फिर मुझे आएगा पॉपुलेशन कितना है, जी। उस हिसाब से पूरी डिजाइन बनानी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें होती है, छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, उससे प्रेग्नेंट होते हैं, और ड्राई गाय भी होती है और दूध देने वाली गाय भी होती है। तो वो हम बातें करेंगे तो बहुत बड़ा बिल हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसमें समझाने में फिर दिक्कत आएगी। सर प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट में और मेरी बात करूंगा, मेरा प्रॉफिट की बात करूंगा तो मैं 50 से 60% कमाता हूँ। 50 से 60%? तो कैसे कमाता हूँ? मेरे यहाँ दूध भी अच्छा है, हर साल मैं 6-7 गाय सेल करता हूँ, गोबर भी सेल करता हूँ, पानी भी सेल करता हूँ, सब जगह से पैसा मैं बनाता हूँ और कमाता हूँ। ये तो हमने देखा है कि रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइज करे, वो आपसे सीखे कोई आके, तो तभी प्रॉफिट आएगा ना। प्रॉफिट आएगा सर। और सर लास्ट में इस मशीन का क्या कॉस्ट रहेगा? कोई खरीदना 33,000 का आएगा। 33,000 का? सिंगल फेस है, सिंगल फेस है। और कहाँ से भी मिल सकता, कहाँ मिलेगी सर ये? अगर कोई उसी बंदे का मैं नंबर दे सकता हूँ आपको, बताइए सर। 9825607574। कभी भी बात कर सकते हैं, कभी बिल्कुल, कभी भी आप उनसे पूछ सकते हैं और इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बता सकते हैं। और ये आपका वेयर हाउस है, अंदर इसमें क्या क्या डाल रखा है सर? तंबाकू का है पूरा तंबाकू। और ठीक है सर। ये ड्रम वाला बता रहे थे, क्या बता रहे थे? मोलासिस है इसमें क्या काम होता है? मोलासिस क्या? गुड़ होता है। हम जो दाना देते हैं तो वो सीधा पेट में जाता है, प्रोसेसिंग होने के बाद बॉडी में यूज होता है। हम मोलासिस देंगे तो सीधी इंस्टेंटली एनर्जी आएगी। तो हम दूध निकालने के बाद जो एनर्जी लॉस होता है, तो गुड़ जाने से एनर्जी बढ़ जाती है, तो सीधा जो ट्रेस आता है वो कम हो जाता है। गोबर पूरा उठा के मशीन में डालते हैं और 2 पार्ट कर देता है, फाइबर अलग कर देता है और पानी अलग कर देता है। यानी खाद बनाते हैं और टिश्यू प्लांटेशन में जाता है, किचन नर्सरी में जाता है, पाउडर बनाते हैं तो धूप बत्ती बनती है, मूर्तियाँ बनती है, पॉट बनते हैं, दिए बनते हैं, साबुन बनता है, पूठा बनता है, प्लाईवुड बनता है, मतलब बहुत सारी चीजें बनती है सकते हैं। और मैं जो गोबर सूखा कर रहा हूँ ना, उसका पाउडर भी इसी से ही बनाता हूँ। तो इसमें जाली चेंज करनी पड़ती है। तो धूप बत्ती का जो पाउडर मैं बोल रहा था, ये पाउडर है। तो ये धूप बत्ती का पाउडर है, ये 25 रुपए केजी सप्लाई होता है। 25 रुपए केजी के हिसाब से होता है। बिल्कुल। तो ये इस मशीन से ग्रेडिंग करके आप इसको अलग करते हो सर? सर अभी आप देख के आए थे, आपका प्लांट देख के आए थे जिसमें गोबर अलग से होता है, सूखा बन के उसके बाद पैकिंग करते हैं। उसके अलावा आपने बता रहे थे कि कुछ अलग प्रोडक्ट्स भी आप बनाते हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, आप उसके गोबर की देन आप सामने देख रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि सर ये क्या चीज़ है, कैसे बनाई और कैसे इसका ये उपयोग में होता है सर? जैसे ये जो पाउडर निकालते हैं ना, उसमें से हम लोग इसमें मतलब ये पॉट बनते हैं। इसको हाथ में लेके एक एक चीज दिखाइए सर। क्या पॉट है, इसमें 3 टाइप का 4 टाइप का बनता है। और ओपले बनते हैं जो हम लोग धूप बत्ती हवन कुंड में यूज करते हैं। हम लोग कभी सोचा नहीं है हमने इसके बारे में। तो ये जो चीज है, आप सुबह शाम एक घर में जला दो तो घर में बायो सिक्योरिटी कवर हो जाएगी। जो पूरे दिन में जो कल्चर एक्टिविटी होते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन होता है, वो पूरा कंट्रोल हो जाएगा। और इससे हम लोग जो हवा ले रहे हैं ना, वो क्लीन हवा मिलेगी, तो हमारा बॉडी सपोर्ट भी हो जाएगा। ये तो बिल्कुल इको फ्रेंडली है। तो बिल्कुल हमारे पुरानी संस्कृति है। बिल्कुल सर। जिस टाइम में ऋषि मुनि हमको दवाई देते थे, उस टाइम में ऋषि मुनि हमारे डॉक्टर ही थे। बिल्कुल सर। तो उसके घर के पास में इसका दवाई 24 घंटे चलता था। बिल्कुल सर। जो भी दवाई लेने जाता था उसके पास, तो उसका इन्फेक्शन उसको ना हो, इसके लिए वो पूरे दिन जला के रखता था। बिल्कुल सर। यही चीज हमारे घर में कोई भी गुजर जाता है तो हम आगे लेके इसीलिए ही चलते हैं कि जो बॉडी से बैक्टीरिया निकलता है उसका किसी को वायरल ना हो, इसलिए हम आगे लेके चलते हैं। तो आप समझ लो 500 फुट आगे ये चल रहा है तो 500 फीट तक उसका हवा लगेगा, हाँ आगे चल रहा है। तो हमने कभी सोचा नहीं कि लेके क्यों जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी बायो सिक्योरिटी है, उससे वो बैक्टीरिया कंट्रोल होता है और हमारी बॉडी में वो आपस में आ ना जाए, इसके लिए वो सपोर्टिंग करता है। ये तो बहुत ही बढ़िया है, तो शरीर के लिए, बॉडी के लिए, अपने मकान के लिए, जहाँ भी इको फ्रेंडली है, कहीं भी कैसे बिल्कुल कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप डेयरी फार्म में यूज करो, मच्छर नहीं आएगा, मक्खी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। इतना जल्दी नहीं मरेगा, लेकिन आप 1 महीने तक कंटिन्यू जलाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक वो एरिया कवरेज हो जाएगा, उसमें वो एंट्री नहीं लेंगे। तो उसमें एक काम आता है। ये धूप कौन है?
उसमें कपूर गोबर डाल दो तो धूप करने के लिए होता है घर ये में। सर एक बार आपको रोकना चाहूंगा, ये सारी उस गोबर की देन है जो बिल्कुल। अपन देख के आए थे अभी, बिल्कुल उसी का ये रूप में ये आकार दिया हुआ है। कौन बनाता है सर, कैसे बनाता है, इसके बारे में? बहुत सारे लोग बनाने वाले हैं, मैं तो सबको पाउडर ही सप्लाई करता हूँ। आप सूखा पाउडर देते हैं? पाउडर देता हूँ मैं। ठीक है, वो उनके पास मशीन होती है, उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, उससे वो आउटलेट भी होता है उनका, आउटलेट होता है, उससे वो कर देते हैं, मार्केट करते हैं। उनसे बात की तो आपको कैसा क्या मतलब कैसे उनका प्रोडक्ट बिक रहा मार्केट में, कैसी डिमांड है इस प्रोडक्ट की? डिमांड की बात करूंगा तो इस साल इतना लॉकडाउन होने के बावजूद भी मैंने ये पिछले महीने में 3000 किलो पाउडर सेल किया है। 3000 किलो? बिल्कुल, और वो भी 25 रुपए केजी। आप समझ लो, एक केजी का 25 रुपए। एक साल में कमाता हूँ ना, उतना है गोबर। 5 रुपए का हम लोग सूखा खिला रहे हैं। बिल्कुल, वो सूखा गोबर में निकलता है, उसी सूखा निकाल के मैं ड्राई करके पाउडर बना के 25 रुपए में देता हूँ। जो 5 रुपए का सूखा खिलाया था ना, वो 25 रुपए में बेचते हैं। 20 रुपए का मुनाफा हो गया। बिल्कुल, लेकिन हमने थोड़ा खर्चा किया, फिर भी आप कोशिश या समझ लो, जितना दूध से नहीं कमा रहे ना उतना ये गोबर से कमा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और प्रोडक्ट भी देख रहा हूँ सामने में, उनके बारे में बताइए विस्तार से। बहुत सी सारी है, मतलब ये धूप कौन बनाते हैं, और ये धूप बत्ती बनती है, और ये धूप कौन अलग अलग टाइप के होते हैं। ये धूप अगरबत्ती बनती है। निकाल के दिखाइए, खोल के दिखाइए, क्या ये कैसे बनता है, कितना इसका प्रोडक्ट रहता है, कैसे? सबका फ्लेवर चेंजिंग होता है, स्मेल का हिसाब से उसमें ग्राइंडिंग करते हैं। ये गुगर और कपूर की डाली हुई है, तो जलाने से गुगर और कपूर का स्मेल आता है, और हेल्थ के लिए बढ़िया रहता है, वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, और घर के लिए अच्छा रहता है। तो कितना इसका ये पैकिंग होने के बाद कितना कॉस्ट लग जाता है इसका? ये 400 रुपये केजी सेल होता है। 400 रुपये केजी सेल होता है। तो सर ये तो आपने बहुत अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी, मेरे को लग रहा है सर बड़ौदा के आसपास ऐसी टेक्नोलॉजी आपके पास ही है सर। ये आइडिया कहाँ से लगा है सर? सर ऐसा है ना, हम लोग जो ड्राई गाय रखते हैं या जो दूध नहीं देने वाली है, जो प्रेग्नेंट नहीं है, हम हिपर पाल रहे हैं, तो उसका पैसा रिटर्न तो लाना पड़ेगा ना। बहुत सारी हिपर होती है, तो जो कमा के दूध देती है उसका हम हिपर को खिलाएंगे, तो गाय को कहाँ से देंगे, और गाय को दे देंगे तो हम कहाँ खाएंगे। तो सेटिंग किया हुआ है, बाय प्रोडक्ट में जाना ही जाना है। और हम लोग इसे फैक्ट्री के हिसाब से हम गिनेंगे ना, तो कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, कहीं से भी कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। रिसोर्सेज का कैसा फुल यूटिलाइज करते हो? बिल्कुल, वो जगह ढूंढनी पड़ेगी, आत्ममंथन करना पड़ेगा कि ये चीज रोज निकल रही है, तो उसका यूज कहाँ करूँ और मुझे पैसा मिला, वो ढूंढना पड़ेगा। कोई सोच भी नहीं सकता, गोबर से अगरबत्ती बन रही है, गोबर से आपको इतने प्रोडक्ट दिख रहे हैं। सर ये दिए भी बनते हैं क्या? बिल्कुल बनते हैं, अभी दिवाली। हाँ, दिए बनते हैं। तो ये दिए बनते हैं, उसमें दोनों टाइप के दिए बनते हैं, और पूरा जलने वाला भी दिया मांगते हैं लोग, और बिना जलने वाला भी मांगते हैं लोग। अभी जो सिचुएशन चल रही है चाइना इंडिया के बॉर्डर पे, तो चाइनीज का ऐसे मान रहा है, इंडिया के अंदर ट्रेंड चल रहा है कि चाइनीज जो भी मटेरियल है उसका बहिष्कार कीजिए। तो मैं वही बोला कि पिछले साल मैंने 3000 किलो पाउडर दिया, तो उसकी लेन थी। गुजरात गवर्नमेंट ने एक बंदे को दिए का ऑर्डर दिया हुआ है, और वो बंदा दिया ही बना रहा है। वो दिया इको फ्रेंडली दिए बना रहे हैं, इको फ्रेंडली है, और वो गवर्नमेंट को सप्लाई करेगा। देखिए सर, ये चेन कितनी जुड़ी है आपसे, कोई दूसरा इसको प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो कितने जनों को इससे रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा होना चाहिए आगे आने वाले टाइम में। युवा सर सामने जो गाय का दूध निकाल रहे हैं, इसको पूरे प्रोसेस को आप समझाइए सर। ये कौन सी मशीन है, कैसे काम करती है, कितनी कॉस्ट है, कितना लीटर दूध निकाल सकती है, कितना टाइम लगता है? 8 गाय आपके पास कितनी गाय है अभी टोटल? 10 गाय है। 10 गाय है, 10 मिल्किंग कर रही है। मिल्क कितना दे रही है? 8 गाय मिल्किंग कर रही है। 8 गाय के लिए मिल्किंग कर रहे हो, कितना टाइम लगता है? 20 मिनट लगता है। कितनी मशीन है सर आपके पास? एक ही मशीन है। क्या नाम है इस मशीन का, क्या बोलते हैं सर? डी लेवल है। डी लेवल। कितना कॉस्ट की है सर ये? नया लेंगे तो 1,15,000 की आएगी। और ये कितना समय लेती है दूध निकालने? 5 मिनट लेती है। 5 मिनट लेती है। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी मिलती है? बिल्कुल मिलती है, 75% सब्सिडी है। 75। तो इसमें सर ये कुछ रहता है क्या ऐसा, दूध निकालने में कोई तकलीफ तो नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती है। पूरा 100% जो मैनुअली अपन हाथों से निकालते हैं, मशीन से क्या फर्क रहता है? अच्छा रहता है ये काम। पर जहाँ तक मैंने देखा, इसका नेगेटिव पॉइंट भी आता है कि ये पूरा दूध नहीं निकालती गायों के, मतलब थन में अंदर कुछ प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। नहीं, दूध नहीं निकालने का तरीका और सोचने का तरीका अलग होता है। कैसे सर, थोड़ा जैसे जो मशीन है उसके अंदर जो सक्षम होता है, जो लाइनर आता है, तो हम लोग रोज गर्म पानी से वॉश करते हैं, तो जैसे टेम्परेचर होता है उस हिसाब से रबड़ हार्ड हो जाता है। तो जो प्रेशर हमने सेट किया हुआ है और रबड़ हार्ड हो गया है, तो लास्ट में जो दूध आता है वो धीरे धीरे आता है। तो वो प्रेशर नहीं आता है तो दूध रह जाता है, वो लाइनर चेंज करना पड़ेगा, उसका भी एक टेम्परेचर मैनेजमेंट करना पड़ता है, और उसकी एक प्रोसेसिंग रहती है, 700 घंटा रहता है, उसके बाद वो चेंज करना पड़ता है। और वो खराब नहीं होता है तो हम सालों चलाते हैं। तो गलती मशीन की नहीं है, हमारी है, हम लाइनर चेंज नहीं करते। हम बाइक रखेंगे और सर्विस नहीं करेंगे और ऑयल नहीं डालेंगे, वो तो मेंटेनेंस अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कैसे इसको इस्तेमाल करें। ये बात सही बात है सर।
तो सर इसको लगाने का इसका प्रोसेस कैसा रहता है स्टार्टिंग से एंड तक, आपको मेरे को थोड़ा मैनुअली बताइए ना सर। सिंपल ही है ना। हाँ। ये जो मशीन लगाया हुआ है, ये जो दूध निकाल रहे हैं, अब ये निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा अब। तो बहुत इजी है, हमको गाय के नीचे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप दूध आता है और निकल जाता है। एक ही जगह पे सब गाय खड़ी रहती है, तो हमारा एनर्जी लॉस नहीं जाता है और गाय देने के लिए दूध आती है, तो उसका माइंड भी सेट है, यहाँ कौन सा बंदा दूध निकाल रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, तो टाइम भी बच जाता है। और एक ही बंदा 6 गाय का दूध निकाल सकता है। एक बंदा 6 गाय का दूध निकाल सकता है। और इसकी कोई मेंटेनेंस होती होगी, कितना समय तक ये चलता है? आपको कितना साल हो गया सर मशीन का? हाँ। मशीन तो लगभग 8 साल हो गया होगा। 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। तो सर ये जो केतली के अंदर ये दूध जा रहा है इसको क्या बोलते हो इसको? ये बकेट मिल्किंग मशीन है। बकेट मिल्किंग है, तो इसको फिर डायरेक्ट आप कहाँ डेयरी में सप्लाई करते हो या इसको ओपनली दे? यहाँ से फिर हमारे बड़े बकेट में सप्लाई हो जाता है। लोकल सेलिंग भी होता है, कोऑपरेटिव सेलिंग भी होता है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो किसान भैया जिसके पास 8 से 10 गाय? मतलब हम हर गाय के पीछे दूध निकालने के जो टाइम यूज करते हैं और टाइम बर्बाद करते हैं, उतना ही खाना गाय को लेट मिलता है, तो उतना ही जुगाड़ लेट करेगी। और इसका एक बेनिफिट ये भी तो हो सकता है सर, जैसे अपने पास मिल्किंग मशीन नहीं है, अपन लेकिन हम बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो मिल्किंग मशीन लेना सही है। छोटा भी हो सर, लेबर रखते हैं अपन। लेबर क्या है कि वो पूरा दूध नहीं निकालता, गाय के थन के अंदर छोड़ देता है, उसमें अपन को भी नुकसान होता है। दोनों को होगा ना, दोनों को होगा, गाय भी तकलीफ होगी, हाँ, अपन को भी दोनों को होगा। और ये मशीन लेके आ जाएंगे तो और भी बेनिफिट। बिल्कुल बिल्कुल। आपका भी टोटल कितना दूध हो जाता है यहाँ पे? अभी एक टाइम का 80 लीटर होता है। 80 लीटर। कितना क्या रेट पे बिक रहा है? अभी जो डेयरी की बात करेंगे तो 32, 33 में पड़ेगा लीटर, और लोकल सेलिंग देंगे तो 45 पर लीटर का। तो ये सर इसका कनेक्शन वनेक्शन सेटअप करने का कुछ अलग तरीका होता है? ये पूरा सेटिंग किया हुआ है पाइप से, इसमें एयर सक्षम ही होता है, एयर से ही जाता है। आप हाथ दे देंगे ये हवा ही जाती है अंदर, हवा का ये बना हुआ है। अच्छा, ये सब तो इसमें आप मैनुअली निकाल रहे वो हैं? चेक कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बच तो नहीं गया ना, पर ये ऐसा छूट तो नहीं गया ना? चांस रहता है क्या सर? नहीं, हम गाय सेल करेंगे और उसके पास मशीन नहीं है तो उसके घर जाके भी दूध तो देगी ना। वो तो देगी सर। ऐसा कुछ फर्क होता है जैसे आप तो यहाँ से मशीन से निकाल रहे हैं, हाँ, तो आपसे खरीद के लेगा वो मैनुअली हाथ से निकालेगा? हाँ, 2-3 दिन कम निकलेगा। तो कंफर्टेबल फील करने में? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, 2-3 दिन रहेगा। काफ़ी अच्छी जानकारी दे रहे हो सर आप। ये आप देख सकते हो दोस्तों सामने जैसे मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और सामने से निकाल रहे हैं। ये पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, मेंटेनेंस का डिपेंड का एकदम पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम इन्होंने अपना रखा है। ये चेक कर रहे हैं मैनुअली कि कहीं मशीन के अंदर गड़बड़ तो नहीं हो गई या कोई दूध रह तो नहीं गया है। ये फिजिकली लास्ट में एक राउंड में चेक करते हैं, लास्ट में आप देख सकते हैं। अब ये लगाया ना, हाँ। देख ये उतार दे अंदर से जो थनेला होता है ना, हाँ, उसका कंट्रोल होता है। ये क्या है सर? ये डिपिंग सॉल्यूशन है, हाँ, जो हम दूध निकालते हैं और रक्त नस जो खुली होती है ना, उसको लॉक करती है, दिखाइए सर ये। अच्छा, तो ये मतलब मैनुअली एकदम फ्लो करता रहता कवर हो जाता है, समझ तो गया। इन्फेक्शन नहीं होगा। तो हर बार करते हो क्या आप? हाँ, दोनों टाइम दूध निकालने के बाद। हाँ, किस चीज़ का बना रहता है सर ये? इसमें है ना एलोवेरा है, हाँ। और प्रोविडिन आता है, एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरिया हवा से होता है, जमीन से होता है, वो इंस्टेंटली मर जाते हैं और वो कोटिंग हो जाता है पूरा, तो वो सेफ रहता है। और इसमें सर अगर मशीन से निकाल रहे थन में कुछ बीमारी आ गई आपको कैसे पता लगेगा कि? इसलिए तो हम हाथ का यूज करें ना, हम दूध हाथ लगा रहे हैं तो मालूम पड़ जाता है कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये आपका पूरा सिस्टमेटिक डेली का प्रोसेस ये रहता है? हाँ, हाँ। अब ये दूध खत्म हो गया, निकल गई ये तीनों। अच्छा सर, अब नया दूसरी गाय आई ये है, तीन मेरी है, लाइन में ही है, आप देख सकते हो सामने। ये लाइन में ही है। ये तो डाल दो। तो सर ये पूरा प्रोसेस अपनाने में कितना खर्चा आ जाएगा पूरा इतना? ये 45,000 का है। 45,000? हाँ। ये गाय आई गई अंदर, अब क्या प्रोसेस रहेगा सर? इनके थन को धोगे आप? हाँ, वो वॉश करेंगे ना, ये है ना, हाँ। इनसे वॉश हो जाएगा अच्छा, ये लगा रखे आपने बस के लिए और इसे साफ कर देंगे।
सर ये आप धान को धो रहे हो पहले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मट्टी होती है, गोबर होता है, वो सब क्लीन हो जाता है ना। हाँ। ये पूरा साफ हो गया तो वायरल होगा ना, मतलब ये हाँ जो भी बैक्टीरिया होगा या कुछ होगा तो वो अपन को पता लग जाएगा। अरे मालूम पड़ जाएगा कुछ दिक्कत है तो। दिक्कत तो सही है सर। बीच वाली नहीं जरूर निकालनी है। ये इसमें नहीं, ये ड्राई है वो। अच्छा ड्राई है क्या? आराम में वो घूम रही है साथ और में। फिर ये कपड़े से आप साफ करते हो इसको? हाँ पूरा वॉश हो गया। हाँ उससे क्या होता है, मशीन लगाने में भी अंदर कुछ दिक्कत नहीं आएगी उसको। हाँ, कुछ बैक्टीरिया होगा तो वो भी साफ हो जाएगा। सही बात है। तो अगर आपको पता लग जाएगा कि दूध निकल गया है तो यहाँ से इसमें दूध आना बंद होता है। ये जो फ्लो हो रहा है दूध साफ सामने देख रहे हो। इसमें भी दिखेगा दूध अच्छा, जा रहा है। हाँ हाँ ये सामने देख रहे हो। ये लगा दें पास। अच्छा ये दूध निकल गया, आप सामने देख सकते हैं। अच्छा सर सामने देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है। ये केतली को खाली करके फिर नया इसको इंस्टॉल कर रहे हैं और इसके गाय के थन के अंदर ये मशीन को लगाया जाएगा। देख लीजिए। और ये गैस की पाइप है उसको चालू कर दिया है, ये लगा दिया। ये दूध का फ्लो आप देख सकते हैं कि हवा की दो झोंके से इसको निकाला जा रहा है। ये दूध इसका फ्लो निकल रहा है और ये सामने केतली में पानी जा रहा है। ये देख सकते हैं ये दूध इसमें जा रहा है सामने। अच्छा